everyone, welcome to Theory of Biology, and in today's lecture we'll discuss about the DNA replication process. So DNA replication process basically where we're gonna make the DNA's copy. The transmission of the DNA from the generation to generation, it is crucial step for the cell propagation, and this could only achieve if there is an accuracy in the replication process, so there will be the faithful distribution of the entire genome to the daughter cell. When Watson and Crick, they worked out on the structure, double helical structure of the DNA. So what they have observed that there is a complementarity that they have observed in the structure of DNA. Suppose if we have a DNA molecule, if we have a DNA double helical strand, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे strand, there is one strand which is 3 prime to 5 prime and other strand is which is complementary, it is 5 prime to 3 prime. तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. These nucleotides mainly A, T, G and C, यानी कि एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. सो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या ऑब्जर्व किया था कि हमेशा ए जो होता है वो टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसके साथ पेयर अप होता है, और जो साइटोसिन है वो हमेशा गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहता है. तो दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी एक्चुअली दे हैव ऑब्जर्व्ड व्हेन दे वर वर्किंग ऑन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. अब यहाँ पे इस बात को बताना इसलिए जरूरी है बिकॉज द मोड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन इट इज एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव. The first important point, because in this class we're going to talk about the DNA replication process in the prokaryotic cell. Prokaryotic cell यानी कि हम बैक्टीरिया की सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बैक्टीरिया इसीलिए हमने बेसिकली इकोलाई को हम कंसीडर करते हैं क्योंकि उसका जीनोम साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. सो द मोड ऑफ replication, it is semi-conservative. इसका मतलब ये है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के लिए वी हैव एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मीजल्स एंड स्टॉल, बट वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव हियर? इफ वी हैव दिस पेरेंटल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, so when this parental strand it will obviously it will melt itself, यानी कि DNA का denaturation होगा, and each these base pair, this base strand it will act as a template strand for the new daughter DNA molecule. यानी कि ये आपके पास जो parent DNA है, parent DNA, इस पेरेंट डीएनए के जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं दे विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द न्यू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल. यानी कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड एंड दिस सेकेंड स्ट्रैंड, यानी कि अगर इसकी पोलैरिटी 3 to 5 है और इसकी 5 to 3 है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड. तो आप देख रहे हैं कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड जो है यही एक रेफरेंस की तरह, एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड. और इसीलिए हम बोलते हैं कि हर एक जनरेशन में जो आपके पास पेरेंटल जो स्ट्रैंड है वो कंजर्व रहेंगे, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड बोल रहे हैं. सेमी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस इज पार्शियल, मीन्स one there is a formation of one new strand but the another one is a parental one, and that is a semi conservative mode of the DNA replication. So ये point आपका सबसे first आपको याद रखना है कि mode of replication यहाँ पे semi conservative है. The other point is let's discuss in detail that the complete process of the replication. देखिए there is one term, अगर आपके पास complete genome है, आई होप जीनोम का मतलब आपको पता है. जीनोम का मतलब होता है टोटल सेट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और द कंप्लीट क्रोमोसोम मटेरियल. कलेक्टिवली आप उसको जीनोम बोलेंगे. तो ऐसा नहीं होगा कि किसी भी सेल में कंप्लीट जीनोम का एक ही बार में रेप्लिकेशन होता है. देखिए जब भी हम बात करते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक, और हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो प्रिमिटिव टाइप यानी कि जो सबसे सिंपल टाइप की सेल है वो कौन सी है? दैट इज प्रोकैरियोटिक वन. यहां पे जीनोम का साइज जो है वो जीनोम साइज कैसा होता है? स्मॉल होता है. अगर जीनोम का साइज स्मॉल है तो यहां पे एक्चुअली में जो एक
दिस कंप्लीट डीएनए, ये आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कि इट इज अ मोनोरेप्लिकॉनिक प्रोसेस, इसको बोलेंगे इट इज मोनोरेप्लिकॉनिक। एंड इन यूकैरियोटिक सेल वेयर द साइज ऑफ द जीनोम इज क्वाइट लार्ज, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी रैप्लिकॉनिक। अब इसका मतलब आप यहाँ पे समझिएगा कि क्या है। देखिए, अगर आप बात करते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की जिसका जीनोम साइज ऑलरेडी काफी छोटा है, तो उसमें अगर जब रेप्लिकेशन प्रोसेस होगी, सो विद द हेल्प ऑफ ओनली सिंगल प्राइमर, आप प्राइमर अभी हम देखेंगे कंप्लीट प्रोसेस में किस तरीके से शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द आरएनए और द डीएनए दे एक्ट एज अ रेफरेंस सो दैट वी कैन ऐड one by one or step by step the new nucleotide which is complementary to the base strand. तो किस तरीके से in the complete genome only single primer, by using the single primer the whole genome is being replicated. So that is actually in the case of the prokaryotic cell, और इसीलिए यहाँ पे इसको मोनोरेप्लिकॉनिक बोलते हैं, यानी कि कंप्लीट जीनोम एक यूनिट की तरह काम करेगा जिसमें एक ही प्राइमर से हम कंप्लीट प्रोसेस को यानी कि रेप्लिकेशन प्रोसेस को करा सकते हैं, उसको आप बोलते हैं मोनोरेप्लिकॉनिक। मल्टी रेप्लिकॉनिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होगा, मतलब जीनोम का साइज बड़ा होगा, तो उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे सेगमेंट ऑफ द डीएनए या फंक्शनल आपके पास segment of the DNA. So in eukaryotic cell, the complete genome is replicated in a small segment, and that is why it is multi-repliconic. So I hope these points are clear to you कि आपके पास multi-repliconic और आपके पास mono-repliconic, ये दोनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से एक ही यूनिट आप बनाइएगा। देखिए, द फंक्शनल यूनिट या द फंक्शनल part of the DNA that is actually undergoing this replication process, उसको आप बोलते हैं रैप्लिकोन। रैप्लिकॉन का मतलब होता है कि डीएनए का वो सेगमेंट, डीएनए का वो पीस जिसके अंदर रैप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि पूरे जीनोम का एक साथ रैप्लिकेशन नहीं होता, छोटे छोटे पीसेस में रैप्लिकेशन होते हैं, तो वो एक फंक्शनल यूनिट जो डीएनए की, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ रैप्लिकॉन। सो इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल देयर विल बी मल्टी रैप्लिकॉनिक एरिया, यानी कि बहुत सारे रैप्लिकेशन पॉइंट्स यहाँ पे होंगे, रैप्लिकेशन ओरिजिन साइट वहां पे होंगी, और in case of prokaryotic cell there will be a single replicon, यानी कि that single unit of the DNA it will undergo the whole process of the, it will complete process of the DNA replication. I hope these 2 points are clear to you कि the mode of the DNA replication it is semi conservative, and the second one is कि if we are talking about the this prokaryotic cell, so here the prokaryotic cell it is monorepliconic. Okay, now let us move on to the main basically, because in case of the prokaryotic cell there are number of enzymes that play important role here. So one by one we'll deal with each an enzyme, क्योंकि the basic जो इस topic के concepts है वो related to enzymes है, because replication, transcription and translation process में steps will remain the same, that is the initiation, then elongation and the termination that we'll discuss here. So first of all हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, और उस बेसिक्स के लिए आपके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है सो दैट आप माइंड मैप बना पाए कि किस तरीके से। देखिए, दिस इज अ क्रोमोसोम, राइट। सो आप इस क्रोमोसोम की जो एक हमने क्रोमेटिन फाइबर बनाया था, आई होप कि आपको याद है, तो क्रोमेटिन फाइबर को जब आप और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो ये डीएनए की कुछ इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर निकल के आती है। तो ये देखिए, दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, और हमें करना क्या है, हमें डीएनए की कॉपी बनानी है, राइट, हमें डीएनए की कॉपी बनानी है। सो हाउ दिस प्रोसेस विल प्रोसीड, सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमेशा इस तरीके से होता है, लेकिन उस प्रोसेस को समझने के लिए मैंने डीएनए को ऑलरेडी अनवाइंड करके एक स्ट्रेट जो स्ट्रैंड्स है मैंने वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि डीएनए इस तरीके से वाइंड होता है, राइट। तो डीएनए को डीनेचर या फिर बोल सकते हैं डीनेचर में, यहाँ पे इसके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए हमें एक एंजाइम को यूज करना पड़ेगा,
राइट, डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए, ताकि यहाँ पे उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस थे, जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स थे, आपको पता है कि ए के ऑपोजिट हमेशा टी होता है, सी के ऑपोजिट हमेशा जी होता है, तो इनके बीच का जो ये बॉन्ड है वो बॉन्ड कौन सा है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और इसके लिए यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट जो एंजाइम अपना रोल प्ले कर रहा है वो है आपके पास हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। आप इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो पिंक कलर का आप इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हेलिकेज एंजाइम है। तो हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, डीएनए के स्ट्रैंड को इस तरीके से बेसिकली बॉन्ड्स को ब्रेक किया है कि यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फोक बन गई है। रेप्लिकेशन फोक का मतलब होता है एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाना। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं कि जब भी डीएनए अनवाइंड होगा तो हमेशा कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगी, तो उसी को रेप्लिकेशन फोक बोलेंगे। सो हेलिकेज एंजाइम को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं इट इज डीएनए बी प्रोटीन, डीएनए बी, इसको डीएनए बी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद वंस द डीएनए इज अनवाइंडेड, सो वी नीड दैट स्टेबिलिटी ऑफ बोथ द सेपरेटेड स्ट्रैंड, बिकॉज अगर ऐसा है कि डीएनए के स्ट्रैंड्स को अगर आप अलग करोगे तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी इफ इट देयर इज अ डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए आकर बिटवीन द स्ट्रैंड्स, तो रीअनीलिंग या फिर रीनेचुरेशन भी यहाँ पे हो सकता है, यानी कि डीएनए के स्ट्रैंड वापस से अपने आप को हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी डीएनए की अनवाइंडिंग होगी तो अनवाइंडिंग के बाद उन सेपरेटेड स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करने के लिए वी विल बी हैविंग द एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन कौन से प्रोटीन है, इनको बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। सबसे पहले हम कुछ एंजाइम्स को डिस्कस कर लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू द मेन प्रोसेस। द सेकेंड एंजाइम हियर इज इट इज single standard binding protein। so that is SSP। clear, ये है स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी टू सेपरेटेड स्ट्रैंड्स। क्लियर, तो यहाँ पे हमने अभी सिर्फ दो एंजाइम्स की बात की है। द फर्स्ट वन इज द हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम जो है आपके पास डीएनए को अनवाइंड करेगा, और कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। क्लियर है ये बात, तो अनवाइंड करने के लिए आपके पास हेलिकेज एंजाइम है विच इज ऑल्सो नोन एज अ डीएनए बी प्रोटीन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था कि इट इज डीएनए बी प्रोटीन, तो वेयर इज डीएनए ए प्रोटीन, उसकी भी मैं स्टोरी यहाँ पे बताती हूँ थोड़ा सा, विच इज नॉट मेंशन इन योर एनसीईआरटी। एक चीज यहाँ पे, एक बात यहाँ पे देखिए कि जब भी आपके पास इतने बड़े जीनोम में, इतने बड़े डीएनए में रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, तो दिस इज नॉट द रैंडम प्रोसेस, यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं से भी डीएनए अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा और रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि कुछ स्पेसिफिक साइट होती है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन होती है, वो स्पेसिफिक लोकेशन को हम बोलते हैं ओराई साइट, ओराई साइट, या फिर हम इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि जिस पर्टिकुलर सेगमेंट से डीएनए का रेप्लिकेशन होना शुरू होता है उस पॉइंट को हम ओराई साइट बोलते हैं। और इस ओराई साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोटीन हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं डीएनए ए प्रोटीन, उनको बोलते हैं डीएनए ए प्रोटीन। सो डीएनए ए प्रोटीन एक्चुअली में ओराई सी साइट को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली में ये जो ओराई साइट होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 245 बेस पेयर, यानी कि पूरे रैप्लिकॉन में विच इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए दैट इज अंडरगोइंग द डीएनए रेप्लिकेशन फेज, सो इन दैट पर्टिकुलर यूनिट only the 245 base pair, this much segment will be the point to which the replication process will be start or it will be initiated। so help कौन कर रहे हैं, डीएनए ए प्रोटीन यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। साइट कौन सी है, इट इज ओराई साइट है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इसको ओराई सी साइट भी यहाँ पे बोलते हैं।
ठीक है, इतनी सी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अभी हम बिल्कुल शुरू ही कर रहे हैं और आपने 2 एंजाइम्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद एक थर्ड एंजाइम जो यहाँ पे रोल प्ले करने वाला, दैट इज द थर्ड वन विच इज नोन एज द टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम का यूज कहाँ होता है? इट रिलीज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये डीएनए इस तरीके से, मान लीजिए ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड पहले ऐसा ही था, लेकिन जैसे ही हेलिकेज एंजाइम ने इसको अनवाइंड करना शुरू हुआ तो यहाँ पे ये जो कॉइलिंग है, ये डीएनए और भी ज्यादा कॉइल होता जाता है। आप कुछ इस तरीके, कभी भी आपने थ्रेड को जो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक दूसरे के अंदर टेंगल्ड हो रखा है, अब जब आप उसको अनटेंगल करना शुरू करते हैं तो जो उसके पीछे का पोर्शन होता है वो और भी ज्यादा उलझ जाता है, राइट? तो दैट उलझना इज द सुपर कॉइलिंग प्रोसेस। क्लियर है? तो यहाँ पे इस डीएनए की, अगर इस डीएनए में सुपर कॉइलिंग यानी कि कॉइलिंग की भी कॉइलिंग अगर शुरू हो जाती है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम टू अनवाइंड द डीएनए, राइट? क्योंकि कोई डीएनए जो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कॉइलिंग हो रखी है, अब उसकी और भी ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगी तो डीएनए मॉलिक्यूल या डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना वो उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उस मुश्किल को दूर करने के लिए यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है। टोपोआइसोमेरेज को हम गायरेज भी बोलते हैं, इसको हम गायरेज भी बोलते हैं, राइट? गायरेज क्या करता है? ये उस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को क्या करता है? रिमूव करता है। इस तरीके से, जैसे अगर ये सुपर कॉइलिंग हो रखी है तो अगर इतने से पोर्शन को अगर हम कट कर दे तो ये डीएनए अनबाइंड हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए वी हैव टोपोआइसोमेरेज काइंड ऑफ एंजाइम। So I hope 3 enzymes are clear to you. The one is helicase, the first one is a helicase enzyme जिसने डीएनए को अनवाइंड किया, स्टेबिलिटी के लिए, सेपरेटेड स्ट्रैंड की स्टेबिलिटी के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एंड द थर्ड वन वी हैव द टोपोआइसोमेरेज। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि आपको उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अभी क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद आपके पास आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं इसको इरेज कर रही हूं ताकि हम इसके सब पार्ट्स को भी समझ पाए। चलिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को समझते हैं। देखिए, जब भी हम डीएनए की चेन बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमको एक नया स्ट्रैंड बनाना है, जैसे कि ये इस वाले पेरेंटल स्ट्रैंड के से को टेम्पलेट यूज करके एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। ये देखिए, दिस इज अ न्यू स्ट्रैंड, दिस वन इज अ पेरेंटल स्ट्रैंड, दिस वन इज अ न्यू स्ट्रैंड। क्लियर दिस थिंग? अब होना क्या है कि this complete process, in this complete actually reaction we can say, each nucleotide step by step, each nucleotide is added here with the help of enzyme obviously. So that enzyme is actually DNA polymerase, जो इस polymerization reaction को करा रहा है, that is DNA polymerase. In case of bacteria, because हम prokaryotic system में replication process की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास टोटल मेनली 3 टाइप के DNA polymerase है। सबसे पहले है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, ये आपके पास टोटल 3 टाइप्स के डीएनए, वैसे 5 टाइप्स के 4 एंड 5 भी, बट उसका ज्यादा यूज इन बैक्टीरियल सिस्टम है नहीं, इसलिए वी विल डिस्कस ओनली दीज 3 टाइप। डीएनए पॉलीमरेज 1 की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम। कॉर्नबर्ग एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अभी तक जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितने एग्जाम्स मैंने दिए हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो भी मल्टीपल टाइम रिपीट्स हुए हैं वो पॉइंट्स पे मैं स्टार जरूर लगाऊंगी, ताकि आपके किसी भी एग्जाम में वो अगर आते हैं तो, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, जिसमें अगर हम कुछ स्पेसिफिक एरिया को ही ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप इस वाले टॉपिक को देखें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए पॉलीमरेज।
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच इज ऑल्सो नोन एज अ कॉर्नबर्ग एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को कॉर्नबर्ग एंजाइम इसलिए बोलते हैं बिकॉज आर्थर कॉर्नबर्ग साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को फर्स्ट टाइम यानी कि फर्स्ट पॉलीमरेज एंजाइम दैट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द ई कोलाई सेल फॉर विच एक्चुअली ही गॉट द नोबेल प्राइज। कॉर्नबर्ग को नोबेल प्राइज भी मिला था इस एंजाइम की डिस्कवरी के लिए। But this DNA polymerase enzyme, it is actually the single unit. It consists of a single unit. यानी कि एक single polypeptide chain का बना हुआ एक एंजाइम है। जितने भी एंजाइम्स आई होप कि आपको पता होंगे कि they all are proteinaceous in nature. Proteinaceous in nature का मतलब होता है they are made up of a polypeptide chain which is having the C terminal or the N terminal. Clear? अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इस कॉर्नबर्ग एंजाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब हियर। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। पॉलीमरेज एक्टिविटी यानी कि जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे बताई गई है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होगी और this is one of the function of DNA pol 1. The second important function is it is 5 prime to 3 prime exonuclease activity, and the third one it is 3 prime to 5 prime exonuclease, और इसी को ही हम बोलते हैं proofreading activity. It is known as proofreading activity. Clear? So as you can see this is very important function because ये main function है polymerization का, but अभी हम discuss करने वाले कि how this enzyme is not that much important. Main enzyme actually में ये होता है, ये main enzyme होता है। तो ये फंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए कि 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन भी कराएगा ये। 5 प्राइम टू 3 प्राइम में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसका मतलब होता है कि एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है कोई गैप फिलिंग है, कोई रिपेयरिंग है, मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, तो उस केस में दिस एक्टिविटी विल प्ले इट्स रोल। 3 प्राइम टू 5 प्राइम में आपके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी आ जाती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि देयर इज अ इनकरेक्ट nucleotide or we can say defective nucleotide is being added complementarity to that base strand, तो उसको किस तरीके से रिमूव करके और एक करेक्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसको अटैच किया जाएगा, that will be the responsibility of this 3 prime to 5 prime exonuclease activity, and that is also known as a proofreading activity. I hope this is clear to you. Now the important point here is आप इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा कि मैं यहाँ पे कोई एक एंजाइम बना रही हूँ, राइट, एंड दिस इज अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब अगर इस पॉलीपेप्टाइड चेन को आप स्ट्रेट करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट जब करेंगे तो एक तो होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल, ठीक है। ये मैंने काफी बड़ा सा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया लेकिन अभी स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको स्ट्रेट करके एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बना दिया था। पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लियर? तो अमीनो एसिड का एक एंड साइड होता है जहाँ पे अमीनो ग्रुप होता है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइड होता है जहाँ पे सी टर्मिनल आता है। जब आप इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को किसी प्रोटीएज से ट्रीट करते हो, प्रोटीएज मतलब द एंजाइम विच विल डाइजेस्ट द प्रोटीन, राइट, प्रोटीएजेज एंजाइम, तो हम यूज करते हैं सब्स्टिलिन, हम यूज करते हैं ट्रिप्सिन। तो सब्स्टिलिन और ट्रिप्सिन को जब हम यूज करेंगे एज अ प्रोटीएज एंजाइम तो दिस विल ब्रेक दिस डीएनए पोल 1 इनटू 2 पीसेस। 2 पीसेस का मतलब ऑब्वियसली एक साइड में सी टर्मिनल चला गया होगा, एक साइड में एन टर्मिनल चला हो गया। अब आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो सी टर्मिनल वाला सेगमेंट है यानी कि जिस पर्टिकुलर यूनिट के पास सी टर्मिनल आया है उस एंजाइम के पास 2 एक्टिविटी होंगी। वो कौन सी होंगी? एक तो होगी पॉलीमरेज एक्टिविटी ये वाली, और एक होगी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी यानी कि ये वाली। यानी कि एक बड़े से पीस को जब आपने कट किया तो जो सी टर्मिनल वाला था वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको हम बोलते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस सी टर्मिनल प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं क्लिनलो,
एंजाइम, राइट? सो क्लिनो एंजाइम इसको बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम्स की, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या होता है, दे मोस्टली दे कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म. ये कॉर्नबर्ग है, ये इसका नाम है डीएनए पोल 1 का. क्लिनो जो है, इट इज द नेम ऑफ द एंजाइम विच इज दिस कैरिंग द सी टर्मिनल. क्लियर दिस टू यू? So this is a clino enzyme which is having the polymerase activity as well as a proofreading activity. So the remaining portion of this Kornberg enzyme which is having the N terminal only, that will possess the 5 prime to 3 prime axonuclease activity. I hope this thing is clear to you. ये specifically उन candidates के लिए जो teaching exam की preparation कर रहे हैं. This is not for the student who is appearing for the NEET exam. NEET exam के लिए ये वाला term important है, Kornberg enzyme. ठीक है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट. सो दिस इज अबाउट द डीएनए पोल 1 ओनली. अभी हम डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड की बात करेंगे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. इसमें आपके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है. आई होप पॉलीमरेज एक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए. एप्लीकेशन में इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. इसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है. 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही हमेशा रेप्लिकेशन प्रोसेस होगी. एक ये और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताना मैं भूल गई हूँ. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रोसेसिविटी काफी लो होती है. रेट ऑफ रेप्लिकेशन जो होती है वो भी काफी स्लो होता है. यानी कि इन 1 सेकेंड ओनली 20 न्यूक्लियोटाइड्स विल बी एडेड. So this is very low processivity, or we can say the rate of replication is quite low. So this is reason से this DNA polymerase enzyme is not being used in the DNA replication process here, right? तो DNA polymerase enzyme को क्या हम use करते हैं? Like नहीं होता use. क्या DNA polymerase 2 को use करते हैं? इसको भी नहीं करते. But this is the alternative enzyme. Alternative enzyme का मतलब है कि दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज नॉट बीइंग यूज. अगर ये डिफेक्टेड हो गया है तो इन दैट केस डीएनए पॉलीमरेज 2 यहाँ पे यूज होगा, बिकॉज इट इज हैविंग द 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड ऑल्सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम. देखो इसका ऑपोजिट जो होगा ना, इसका जो ऑपोजिट होगा उसी को प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलते हैं. प्रूफ रीडिंग आपको नाम से पता चल रहा होगा. प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है अगर गलती से भी कोई इनकरेक्ट रॉन्ग बेस पेयर अगर अटैच हो गया है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस, सो हाउ दिस एंजाइम विल रिमूव दैट बेस एंड विल अटैच और विल ऐड द न्यू वन जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए उस तरीके से. तो दिस इज हाउ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इज ऑफ दिस डीएनए पोल सेकेंड. नाउ द थर्ड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हमें अभी डिस्कस करना. तो ये सेकेंड वाला इट इज ऑल्टरनेटिव एंजाइम है ना, ऑल्टरनेटिव एंजाइम ऑफ डीएनए पोल थर्ड. दिस इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम. दिस इज द मेन रेप्लिकेटिंग मेन पॉलीमरेज एंजाइम. पॉलीमरेज एंजाइम. ठीक है, क्यों है? हाई प्रोसेसिविटी, रेट ऑफ एप्लीकेशन इज क्वाइट हाई. कितना होता है? इन 1 मिनट अप्रोक्सीमेटली 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी एडेड बाय दिस एंजाइम. आप सोच सकते हैं कि इन 1 सेकेंड अगर डीएनए के रेप्लिकेशन प्रोसेस में 1000 न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे हैं तो रेट ऑफ एप्लीकेशन कितना फास्ट है और एक्यूरेट भी है. मतलब मिसमैच या फिर रॉन्ग बेस पर भी अटैच नहीं होते. तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. बहुत ज्यादा बताने के लिए डीएनए पोल 1 में था, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है रेट ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो दिस एंजाइम इज ऑल्सो क्लियर टू यू. अब हम मेन बेसिकली यहाँ पे कुछ 1-2 एंजाइम और डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये एंजाइम वाला टॉपिक ही खत्म हो जाए. उसके बाद हम बात करते हैं लाइगेज की. लाइगेज का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है तो हम यहाँ पे प्राइमर्स ऐड करते हैं. प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स एक्चुअली में शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है,
बट स्पेसिफिकली हम यहाँ पे डीएनए एप्लीकेशन में आरएनए एज अ शॉर्ट सेगमेंट, एज अ बेस सेगमेंट हम यूज करते हैं, ताकि उसी बेस से ही नए न्यूक्लियोटाइड अटैच होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जब आप डीएनए, मान लीजिए ये आपके पास रेप्लिकेशन फोर्क था और आपने एक नया स्टैंड बनाया, राइट, आपने एक नया स्टैंड बनाया, लेकिन नए स्टैंड बनाने के लिए यहाँ पे आपने एक प्राइमर को भी अटैच किया। तो प्राइमर तो इफ इट इज अ पीस ऑफ आरएनए, राइट, एंड दिस इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डीएनए के साथ आरएनए भी अटैच हो जाए, अदरवाइज तो म्यूटेशन हो जाएगी, क्योंकि डीएनए और आरएनए में जो यूरासिल का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस वजह से जितने भी हमारे पास, चाहे वो लीडिंग स्टैंड है चाहे वो लैगिंग स्टैंड में जो प्राइमर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें उनको रिमूव करना पड़ता है। और रिमूवल के बाद हमें यहाँ पर जो करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स उनको अटैच करना पड़ेगा। तो अटैच करने के लिए ऑब्वियसली कुछ ग्लू तो चाहिए ना, तो उसके लिए हमारे पास लाइगेज एंजाइम रोल प्ले करेगा, है ना। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इस पर्टिकुलर गैप फिलिंग के टाइम पे जो हम न्यूक्लियोटाइड अटैच कर रहे हैं उनको जोड़ने का काम जो है वो लाइगेज करेगा। ठीक है, इसी ड्यूरेशन में हमने एक प्राइमेज एंजाइम को मिस कर दिया, वो अभी मैं बता देती हूँ। वो थर्ड या फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पे आप इसको ले सकते थे, दैट इज प्राइमेज। देखिए इस तरीके से समझिए कि जब आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, तो इस डायग्राम से पहले मैं खुद बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये अगर आपके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और ये आपके देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा ही होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। रेप्लिकेशन कौन सी डायरेक्शन में होती है, रेप्लिकेशन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आप अगर समझ पा रहे हैं तो अगर आपने देखो, आप इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इस रेप्लिकेशन फोर्क को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है कि क्या मुझे सेम डायग्राम ड्रॉ करना है जैसे कि बुक एनसीईआरटी में है या फिर किसी भी रेफरेंस बुक में है। आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन बन के आएगा तो वहां पे आपके पास एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही आए तो वो जरूरी नहीं है। आपको किस तरीके से चीजें समझनी है कि जो स्टैंड आपका 5 प्राइम टू 3 है, आप खुद सोचिए इसके नीचे वाला जो स्टैंड होगा क्या वो यहाँ पे 5 प्राइम होना चाहिए, राइट, और ये इस डायरेक्शन में आप पॉलीमराइज करेगा प्रोसेस को, क्लियर। तो हमेशा जो रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन होता है इट इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्लियर है। तो मुझे एक्चुअली में प्राइमेज का रोल बताना है। अब आप इस वाले स्टेप में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई तो हमें रेफरेंस स्टैंड चाहिए सो दैट वी कैन प्रोसीड विद दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस, है ना। तो होता ये है कि हमें एक छोटा सा पीस ऑफ आरएनए, है ना, जो हमें चाहिए यहाँ पे, ताकि हम वन बाय वन एक न्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आता जाए और हम उस प्रोसेस को आगे प्रोसीड करते जाए। तो ये जो प्राइमर यहाँ पे लाने का काम है, यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, दैट विल बी प्राइमेज, राइट। तो प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से ही यहाँ पे जो प्राइमर है, प्राइमर हेयर इट इज नॉट अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए हेयर, इट इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए, क्योंकि बाद में हमें इन प्राइमर्स को रिमूव करना है। अगर ऑलरेडी ये डीएनए के ही पीसेस होते तो हमें रिमूव करने की जरूरत नहीं होती। तो क्योंकि हम स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये जो प्राइमर मॉलिक्यूल है इस प्राइमर को रिमूव करेंगे, बिकॉज इट इज अ piece of RNA. It is a short segment of the RNA. I hope this thing is clear to you. So we have discussed all the enzymes. Enzymes, अगर आपने रेप्लिकेशन प्रोसेस में एंजाइम्स के फंक्शंस पढ़ लिए तो आप ये समझ लीजिए कि 75% ऑफ दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, है ना, क्योंकि मेन जो रोल था वो एंजाइम्स का ही था। अब आप देखिए कि किस तरीके से इन एंजाइम्स को आप यूज करेंगे ताकि रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो फर्दर प्रोसीड हो।